अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ। आज हमने पढ़ना है न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, इस लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे और इनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या स्टडी किया था, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा था कि जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट करती है तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है। स्टेट को चेंज करने का मतलब है अगर एक बॉडी पहले रेस्ट में थी तो रेस्ट से ये मोशन में आ जाएगी, और अगर पहले बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो या तो वो रेस्ट में आ सकती है, ठीक है, या फिर उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिस्कस की थी। अब न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये देखना है कि ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है इसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम इसको मेजर करेंगे। तो उसके लिए अगर हम फोर्स को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें हम फार्मूला डिराइव करेंगे और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद भी थर्ड लॉ की तरफ हम मूव करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। इसमें हमने दो एक्सप्रेशंस जो हैं उनको स्टडी करना है। सबसे पहला है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ये अप्लाइड फोर्स है, अनबैलेंस्ड नेट फोर्स होती है बेसिकली, यानी एक्सटर्नल फोर्स है ये। सबसे पहला जो रिलेशन है एक्सेलरेशन और फोर्स का वो डायरेक्ट है। जितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी उतना ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सपोज आप ज़रा इमेजिन करें कि एक बॉल है, बल्कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, दोनों का मैस सेम है। ये रिलेशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब मैस कांस्टेंट होगा, यानी कि ये टेनिस बॉल है, दोनों दोनों का मैस सेम है। इस बॉल पर मैं फोर्स लगाता हूं स्मॉलर, ये एरो से आपको पता चल रहा है, और इस बॉल पर मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूं लार्जर। अब आपने दोनों की मोशन को ऑब्जर्व करना है। हम ये देखेंगे कि जिस पर हमने फोर्स स्मॉलर एक्सर्ट की है उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो मोशन है, उसकी जो स्पीड है वो कम है, यानी इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कम है। और जिस पर हमने फोर्स लार्जर अप्लाई की है उसकी जो मोशन है वो बहुत फास्ट होगी, उसमें एक्सेलरेशन भी लार्जर होगा, यानी ये स्लो मूव करेगी या फास्ट मूव करेगी फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये फर्स्ट हमारा रिलेशन हो गया। सेकंड है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये उस वक्त होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगी। अब ये रिलेशन जो है इसको भी हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज एक हमारे पास साइकिल है, बाईसाइकिल, और एक कार है। ठीक है, आपको पता है दोनों का मैस डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के मैसेज में। इन दोनों पर मैं सेम फोर्स एक्सर्ट करता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे कि किस बॉडी को मूव करवाना, किस बॉडी को एक्सेलरेट करना हमारे लिए इजी होगा। तो यहां से आपका, अगर मैं आपसे पूछूं आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर साइकिल को मूव करवाना या एक्सेलरेट करवाना इजी होगा एज कंपेयर टू कार, बिकॉज साइकिल हैज लोअर मैस देन कार। तो जिसका मैस कम होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू डेट वन विच हैज मोर मैस। तो इसका मतलब है कि कार में मैस, कार का मैस ज्यादा होने की वजह से इस कार को एक्सेलरेट करवाना जो है वो लिटिल बिट टफ होगा, डिफिकल्ट होगा। अब एक्सेलरेट का जो मतलब है ये आपने बच्चों माइंड में रखना है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस कि इन दोनों में से किसी की स्पीड को कम करना, ज्यादा करना, इनकी डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये एक्सेलरेशन में ही आएंगी।
तो इस लिहाज से आपने ये माइंड में इसको लाजमी रखना है। तो ये दो रिलेशंस हो गए। जब हम ये इक्वेशन एक बनाएंगे, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करते हैं, k की वैल्यू 1 है, तो जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है फाइनल वो होता है F इज इक्वल टू ma। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पर मैं एरो प्लेस करता हूँ, ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। ये जो F है ना, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि F बेसिकली कौन सी फोर्स है। सपोज ये एक कार है, ठीक है, जो मूव कर रही है। अब स्टूडेंट्स कार मूव कर रही है, आप ये देखें ज़रा कि इस कार पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये एक रोड है जिस पे कार मूव कर रही है, एक इसका वेट ये भी एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रही है, ड्राइविंग फोर्स भी एक्ट कर रही है, और फ्रिक्शन यानी कि जो एयर की ड्रैग फोर्स है वो भी एक्ट कर रही है। तो मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट कार। तो ये वाली जो फोर्स होगी ना F, इनमें से कौन सी है? तो ये जो फोर्स है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो एक्सटर्नल फोर्स होती है ना, रिजल्टेंट या नेट फोर्स, ये वो फोर्स होती है। यानी ये नेट फोर्स होगी या रिजल्टेंट फोर्स होगी और एक्सटर्नल होगी, इंटरनल फोर्स नहीं होगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए, नेट फोर्स आ जाए, रिजल्टेंट फोर्स आ जाए, तो आप इन सब को सॉल्व करेंगे और इन सब को सॉल्व करके जो एक सिंगल आंसर आएगा वो ये वाली फोर्स होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। यहां पर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, जो बात मैंने भी आपको बताई है। तो अभी हम इनसे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं CIA के, तो उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। चलें जी, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर शो होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मॉल सबमरीन ऑफ मास 1000 kg सिंक्स इन वाटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, आपको पता होगा गिवन डेटा क्या है। अब देखें, गिवन डेटा में मास गिवन है 1000 kg। सबसे पहले आपने इसको हाईलाइट करना है। मैं राइट डाउन कर रहा हूं, आपके सामने जो कि पेपर होगा, तो आपने उस पर हाईलाइट करना है कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है तो ये लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। What is the resultant force exerted on the submarine as it sinks? तो resultant force बेसिकली हमने फाइंड करनी है। F इज इक्वल टू ma। mass गिवन है, एक्सेलरेशन अगर हमारे पास होगा तो हम फोर्स बता देंगे। अब यहां से देखें, एक्सेलरेशन है चेंज इन स्पीड इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी स्पीड या वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन फोर्स विल आल्सो जीरो। तो इसका मतलब है ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट में जो वर्ड्स हैं उनको आपने क्लियर करना है, क्या लिखा है, क्या वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने इसको किस तरफ लेकर जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 800 kg। अब देखें मास गिवन है, चले मैं सिर्फ एम ही लिखता हूं। हैज ए फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, अब इसमें एक्सेलरेशन भी गिवन है। ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन, फ्रिक्शन की फोर्स गिवन है, मैं यहां स्मॉल f लिख देता हूं। अपोजेस द मोशन ऑफ द कार, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू इंजन ऑफ द कार। ड्राइविंग फोर्स हमने फाइंड करनी है, इसको मैं FD के साथ डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला अगेन वही होगा, F इज इक्वल टू ma। अब देखें यहां पर दो फोर्सेस आ रही हैं, एक फ्रिक्शन की है और एक ड्राइविंग फोर्स है। सपोज देखें ये कार है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो फॉरवर्ड है,
और फ्रिक्शन हमेशा बॉडी की मोशन को अपोज करती है, तो ये फ्रिक्शन है। अब रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है ना, तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट हों तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक स्केलर्स। तो सब्ट्रैक्शन में हम लिखेंगे एफ डी, यानी ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इज मच लार्जर देन फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज वाई कार इज मूविंग फॉरवर्ड, विच नेट रिजल्ट इज इक्वल टू एम ए, मैस है 800 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है 2.5। तो हमने ड्राइविंग फोर्स फाइंड करनी है। ड्राइविंग फोर्स फाइंड करने के लिए ये वाला फैक्टर उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2000 प्लस ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स वाला फैक्टर इधर आके प्लस हो जाएगा, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है और फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो है 1200। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 3200 आंसर होगा। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, diagram shows three forces acting on a block. Resultant force is 6 Newton to the right. Which additional force produces a resultant force of 3 Newton to the left? इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है 3 न्यूटन, इस तरफ एक्सर्ट हो रही है 2 न्यूटन, और इस तरफ एक्सर्ट हो रही है 11 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि कौन सी फोर्स हम ड्रॉ करें जो रिजल्टेंट जो है वो 3 न्यूटन का बनाए, मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन का हो और डायरेक्शन उसकी लेफ्ट वर्ड हो। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। इसके अकॉर्डिंग अब हमने देखना है कोई कौन सा आंसर ऑप्शन जो है वो राइट होगा। सबसे पहले ए को डिस्कस करते हैं। 3 न्यूटन टू द लेफ्ट, अगर मैं इस तरफ अगर मैं लेफ्ट साइड पर 3 न्यूटन अप्लाई करूं, ए ऑप्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सेम डायरेक्शन की वे फोर्सेस जो है वो एडअप होती हैं, 3 + 2 + 3 ये हो जाएगा 8 न्यूटन, और ये है 11 न्यूटन। 8 न्यूटन लेफ्ट वर्ड है, 11 राइट वर्ड है। ऑपोजिट होने की वजह से हम इनको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड तो आ गया 3 न्यूटन, अब डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स जब भी एक से ज्यादा फोर्सेज एक्ट करें तो आपने ये देखना होता है कि लार्जर मैग्नीट्यूड किस फोर्स का है। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड लार्जर होगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ ही होगी। तो 11 न्यूटन इज लार्जर देन 8 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि इस केस में जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स की वो टुवर्ड्स राइट होगी, तो ए जो है वो राइट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको फिगर आउट करना है। सेकंड है बी में 9 न्यूटन टू द लेफ्ट, अगर यहां पर मैं 9 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करूं, अब देखें इनको ऐड करें, ये हो जाएगा 14 न्यूटन और ये है 11 न्यूटन। तो अगेन ऑपोजिट है, 14 - 11 3 न्यूटन। अब 14 जो है वो लार्जर है 11 से, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो इसका मतलब है बी विल बी दी राइट ऑप्शन। तो इस तरह आपने इसको फिगर आउट करना है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और है जो मिस हुआ है, यूनिट, फोर्स का यूनिट। ये पहले मुझे सॉल्व करना चाहिए था लेकिन मैं अब कर रहा हूं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, मैस का यूनिट kg, ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे, तो ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसे यूनिट न्यूटन होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको P1 और P2 दोनों में ही आ सकते हैं। बेसिक हैं यूनिट्स और इनकी नेचर पूछी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि फोर्स जो है किसी भी तरह की जो फोर्स होगी उसका यूनिट जो है वो न्यूटन ही होगा। फोर्स वेट भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकती है, उसके अलावा नॉर्मल फोर्स भी हो सकती है।
जो भी जिस तरह की भी फोर्स होगी, इन सब फोर्सेस का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ये स्टेटमेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट ए जो है फोर्स एक्सर्ट करता है बी पर, तो बी भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा ए पर। तो ये बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन माइनस, यानी एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन बेसिकली होते क्या है, और इनसे रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, इसको ज़रा हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। सपोज ये फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टिल है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस पर्सन पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं। आप खुद देखें, अगर आप एक रोड पे खड़े हैं या फ्लोर पे खड़े हैं, आप पर इस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस वक्त। एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, इसके मैस की वजह से। ये डाउनवर्ड ग्रेविटी का मैंने बनाया है। और दूसरी फोर्स इस फ्लोर की वजह से अपवर्ड इस पर एक्ट कर रही है, जो कि नॉर्मल फोर्स है। इस वक्त ये दो फोर्सेस इस पर्सन पर एक्ट कर रही हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ग्रेविटी और नॉर्मल, देखें दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस वजह से पर्सन जो है ये स्टिल है, रेस्ट की हालत में है, यानी इस पे नेट फोर्स इस वक्त जीरो है। क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स ही बेसिकली वो एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, या इसका कॉन्सेप्ट कोई डिफरेंट है। तो इसके लिए वन बाय वन हम फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया दो फोर्सेस का। सबसे पहले ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो बेसिकली मैस की वजह से होती है। ये फ्लोर है या अर्थ है, इसका मैस है। अर्थ का मैस जो है वो उसकी वजह से, अर्थ जो है वो अपने मैस की वजह से इस पर्सन पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, एफ जी बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन दिस मैन। मैंने बताया ग्रेविटी मैस की वजह से है। मैस अर्थ का भी है, मैस इस पर्सन का भी है। तो जिसका मैस होगा वो ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा। तो अर्थ अगर अपने मैस की वजह से इस पर्सन पर ग्रेविटी की फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो ये पर्सन अपने मैस की वजह से अर्थ पर ग्रेविटी की वही फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स जो है वो अपवर्ड होगी इस डायरेक्शन के, और ये फोर्स बेसिकली ऑन अर्थ होगी। ठीक है, ये अर्थ ही नहीं हम पे सिर्फ फोर्स एक्सर्ट कर रही, हम भी अर्थ पे वही फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये सेम फोर्सेस हो गई ना, ये भी ग्रेविटी की, ये भी ग्रेविटी की। ये सेम फोर्सेस जो हैं ये बेसिकली एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनाती हैं, जिसमें से एक फोर्स जो है वो एक्शन होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं एफ जी ऑन मैन। किसी एक को आप एक्शन कह सकते हैं, किसी दूसरे को रिएक्शन कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन कौन सा होगा। ये फ्लोर मैंने यहां लिखा है, लेकिन यहां पर अर्थ लिखा है क्योंकि अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम फ्लोर पर है ना। तो ये सेम टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनाती हैं, पहली बात। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स पर आ जाएं। ये जो फ्लोर है इस पर्सन पर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो है नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड। एन नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ऑन मैन। देखें इस पर्सन के जो फीट हैं वो फ्लोर के ऊपर हैं। आप जब फ्लोर पे खड़े होते हैं तो बेसिकली आप भी फ्लोर को प्रेस कर रहे होते हैं। तो जो आप फ्लोर को प्रेस कर रहे होते हैं ना, जो ये प्रेसिंग फोर्स है, ये भी बेसिकली नॉर्मल फोर्स है। तो फ्लोर अगर हम पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको मैं एफ एन लिख देता हूं जरा कंफ्यूजन ना हो जाए। तो जब पर्सन एक फ्लोर पे खड़ा है, वो फ्लोर को प्रेस कर रहा होता है, वो भी फ्लोर पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। तो वो नॉर्मल फोर्स जो पर्सन फ्लोर पर एक्सर्ट कर रहा है वो नॉर्मल फोर्स होगी डाउनवर्ड।
Fn ऑन फ्लोर। तो ये देखें दोनों हो गए सेम टाइप ऑफ फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनेगा। तो इसका मतलब है नेचर में कोई भी फोर्स जो है वो कभी भी सिंगल या आइसोलेटेड नहीं होती। नेचर हम पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, हम भी नेचर पे वो फोर्स लाजमी एक्सर्ट करेंगे। वो फोर्स कोई भी हो सकती है। इसका मतलब है फोर्सेस जो हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं, और वो पेयर एक्शन और रिएक्शन का होता है। और वो पेयर, उसके दो कंडीशंस और हैं, वो यहां से अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं चलें ये लिख देता हूं आपको। तो यहां से दो चीजों का हमें पता चला। सबसे पहले फोर्सेस जो हैं वो सेम नेचर की होती हैं, एक्शन और रिएक्शन की, सेम टाइप या सेम नेचर ऑफ फोर्सेस। और सेकंड देखें, एक पर्सन है, एक अर्थ है, ये मैन है, ये अर्थ है, मैन है, फ्लोर है। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होता है। तो इसका मतलब है कि सेकंड पॉइंट होगा कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसको समझना इजी हो गया होगा। आपको ये समझ आ गई होगी कि एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनता है, और बेसिकली एक्शन और रिएक्शन पेयर किन फोर्सेस के दरमियान में होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीआईए के, उससे ज़रा क्लैरिटी हमें ज़्यादा हो जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 1, Newton third law describes a pair of forces which row shows whether two forces are of same type and act on the same object। तो अभी आप हमने ये डिस्कस किया है कि टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं वो सेम होती हैं और ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन। A man with an open parachute falls to earth at constant speed. Following forces act P, Q, R, S. Which forces are Newton third law pair? अब देखें, ये आ गया ना पॉइंट एक केस में से हमें कैसे पता चला कौन सी फोर्सेस जो हैं वो थर्ड लॉ को ओबे करती हैं। तो आपने जो अभी दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि फोर्सेस सेम नेचर की होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दो डिफरेंट होने चाहिए। वन बाय वन हम देखते हैं। अच्छा जी, पी में है अपवर्ड फोर्स ऑफ द पैराशूट ऑन मैन। अब सबसे पहले आप इसका पेयर जो है वो देखें। इसका पेयर क्या होगा? पैराशूट है पी में, पैराशूट और मैन है। तो ये अगर एक्शन है अपवर्ड, अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या होगा आप खुद बताएं। डाउनवर्ड फोर्स ऑन मैन, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैन ऑन पैराशूट। इसको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी वे होता है, पैराशूट और मैन है, देखें किसी और बाकी ऑप्शन में पैराशूट और मैन गिवन है, तो हमारे पास एस वो ऑप्शन है जिसमें पैराशूट और मैन गिवन है। ठीक है ना, तो एस वाला देखें, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैन ऑन पैराशूट। तो इसका मतलब है डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी पर्सन की पैराशूट पर। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। तो इसका मतलब है पी और एस जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। बाकी क्यू देखें, अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन अर्थ। इसमें मैन और अर्थ हैं, बाकियों में देखें किसी जगह पर मैन और अर्थ हैं, पी आर एस तीनों में मैन और अर्थ नहीं है। इसी तरह आर में डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अर्थ ऑन पैराशूट, इसमें अर्थ और पैराशूट है। आपने ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ फिगर आउट करना है, उससे आपको सारा पता चल जाएगा। तो आर में अर्थ और पैराशूट है, तो बाकी किसी जगह पर अर्थ और पैराशूट नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। न्यूटन थर्ड लॉ का पेयर पी और एस के दरमियान में बनेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये आपको इसकी क्लैरिटी लाजमी हुई होगी। और फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।